नमस्कार। स्वागत है आप सभी का निशुल्क आईएएस के इस ज्योग्राफी के लेक्चर में, जिसके अंतर्गत हम एनसीईआरटीज़ की छठी क्लास की कक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। एनसीईआरटीज़ क्लास की जो पहला चैप्टर है 6th क्लास की एनसीईआरटीज़ में, उसका जो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है सौरमंडल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किसी प्रकार की कोई नोट से संबंधित कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहने वाली है, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंटेड कलर नोट्स एक वेबसाइट पे मिल जाएंगे और वहाँ से जाके आप उनको डाउनलोड या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ वीडियो लेक्चर का उद्देश्य केवल और केवल आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग समझ देना है। इसलिए यदि आपको लगता है कोई आवश्यक पॉइंट और आपको नोट करने की आवश्यकता है तो ही आप उसको नोट करें, अन्यथा लेक्चर को देखें और समझें कि मैं क्या समझाने का प्रयास आप लोगों को कर रहा हूँ। सौरमंडल, जैसा कि नोट्स में बताया गया और मैं आपको फिर से डिस्क्रिप्ट कर देता हूँ कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, गैसेस और धूल के कणों का जो एक संगठन है, हम उसे सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और इस बात को स्थापित करा गया कोपरनिकस के द्वारा 15वीं शताब्दी में, जिसे हम बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सूर्य आधारित सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य एक तारा है और तारा क्या होता है? वह खगोलीय पिंड अथवा ग्रह जो स्वयं की ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तारा कहलाता है। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और जब हम सूर्य से बाहर की ओर चलेंगे तो क्रम से हमें ग्रह मिलेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पहले हम यदि सूर्य की चर्चा करते हैं तो हम जानेंगे कि सूर्य एक तारा है और इस तारे के अंदर 72% हाइड्रोजन है और 26% हीलियम है। इसके साथ ही जो 2% का भाग बचता है वह अन्य गैसों से भरा हुआ है और उस 2% में लगभग सभी गैस सूर्य के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी गैस है, जो इसकी क्रियात्मक गैस है, जिसके माध्यम से सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य की जो कुल त्रिज्या है वह 7 लाख किलोमीटर है और सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की त्रिज्या 7 लाख किलोमीटर, जिसे हम बोलते हैं रेडियस, और सूर्य का केंद्र जो है उसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि जो सूर्य की सतह है उसका तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से 6100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम इसे औसत के रूप में 6000 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। तो सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य में जो मेजॉरिटी वाली गैस है जिनका अनुपातिक रूप से अधिक पाई जाती है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। और जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है, जब हाइड्रोजन के एटम हीलियम में परिवर्तित होते हैं तो उसे विखंडन की प्रक्रिया होती है और उसी विखंडन को हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके माध्यम से सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है और उस ऊर्जा को हम सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा के रूप में देखते हैं, लाइट और हीट के रूप में हम उसको देखते हैं। जब हम सूर्य से बाहर की ओर चलेंगे तो जो हमें पहला ग्रह मिलेगा वह मिलेगा बुध, फिर मिलेगा शुक्र, तीसरे नंबर पे आती है अपनी पृथ्वी और चौथे नंबर पे आएगा हमारा मंगल। यह चार प्रारंभिक ग्रह आंतरिक ग्रह और स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। प्रारंभ के 4 ग्रह सौरमंडल की संरचना में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल स्थलीय ग्रह और आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और हमारी पृथ्वी इन प्रारंभ के 4 ग्रहों में ही आती है। अर्थात पृथ्वी एक स्थलीय और सौरमंडल के आंतरिक ग्रह समूह का भाग है। स्थलीय इसलिए
क्योंकि इन सभी ग्रहों की जो सतह है वह ठोस है और इनकी संरचना में आपको धातु तत्व, खनिज तत्व, रेत के कण और गैसेस का मिक्सचर, एक मिश्रण मिलता है और यह अपने एक निश्चित द्रव्यमान के साथ ठोस संरचना में पाए जाते हैं। आंतरिक ग्रह इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ग्रह सूर्य के ताप अर्थात ऊष्मा से प्रभावित होते हैं, इसलिए इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसके बाद यदि हम और आगे बढ़ते हैं तो बीच में हमें दो ऑब्जेक्ट्स विषय और मिलेंगे, हम उसको आगे डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद यदि हम और आगे बढ़ते हैं तो अगले चार ग्रह हमको मिलते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यह चारों के चारों ग्रह जो हैं यह गैसीय ग्रह हैं या इनको विशाल ग्रह भी कहा गया, जोवियन प्लैनेट्स, क्योंकि यह आकार में जो हमारी पृथ्वी है उसके तुलनात्मक रूप से बहुत बड़े हैं, इसलिए इनको जोवियन प्लैनेट या विशाल ग्रह कहा गया है। इन ग्रहों की सारी स्टैटिक्स आंकड़े आपको नोट्स में मिल जाएंगे और सौर मंडल का डायग्राम भी आपको कलर्ड डायग्राम वहाँ के नोट्स से मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे केवल समझने का प्रयास करिए। गैसीय ग्रह जिन्हें हम विशाल ग्रह भी कहते हैं। गैसीय ग्रह और स्थलीय ग्रह की प्रारंभिक निर्माण की प्रक्रिया एक समान थी। स्थलीय ग्रह जिस समूह में हमारी पृथ्वी आती है और गैसीय ग्रह जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आते हैं, इनकी प्रारंभिक निर्माण की प्रक्रिया एक समान थी। इनमें कुछ और एडिशन होता है और उसके पश्चात ये गैसीय ग्रहों में परिवर्तित हो जाते हैं। बताऊंगा भी कैसे होते हैं। तो हम जानते हैं कि यह गैसीय ग्रह हैं और इन्हीं गैसीय ग्रहों को बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। जैसे कि आंतरिक ग्रह थे जो सूर्य की ऊष्मा से प्रभावित होते थे, लेकिन चूंकि यह ग्रह सूर्य की ऊष्मा से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए इन चारों ग्रहों के समूह को बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट भी कहा जाता है। अब गैसीय ग्रहों का निर्माण किस प्रकार होता है तो उसको इस प्रकार से समझिए कि सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड और सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6500 से 6100 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। सूर्य की आंतरिक संरचना और ताप विभिन्नता के कारण सूर्य की सतह से सौर पवनें चलती हैं। मैं इन्हें कुछ ऐसा दिखाता हूँ, आप बनाने का डायग्राम में नहीं बनाइएगा इसको। सौर पवनें चलती हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि वायु क्या होती है, तो वायु कुछ नहीं होती है, गैसों का मिश्रण होती है, और लेकिन वायु में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। इसके विपरीत जब वायु अर्थात गैसों का मिश्रण क्षैतिज स्तर पर एक निश्चित दिशा में चलता है तो हम वायु को पवन कहते हैं। वायु जो हमारे चारों ओर है, गैसों का मंडल, और जब उसी वायु में गति होती है, गति क्षैतिज स्तर के आधार पर होती है और वह एक निश्चित दिशा में क्षैतिज स्तर पर आगे बढ़ती है तो हम उसको पवन कहते हैं। तो वही चरित्र सौर पवनों का है, अर्थात यहाँ से निकलने वाली गैसें वायु की चरित्र के साथ क्षैतिज रूप से एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती हैं, उनको सौर पवनें कहते हैं। इसका तापमान भी लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सौर पवनों का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और इस तापमान के साथ जब सौर पवनें आंतरिक ग्रहों से टकराईं तो इनके आसपास की बहुत बड़े स्तर पर अनुपातिक रूप से गैसों को वो उड़ाकर अपने साथ ले गई। अब जब हम सूर्य से 70 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं, तो एक ऐसा क्षेत्र हमको मिलता है जिसे हम बोलते हैं शीत रेखा। ये ब्लू कलर की जो लाइन है, शीत रेखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट लाइन। यह वह क्षेत्र होता है जिसके बाद फ्रॉस्ट, शीत गैसेस जमना प्रारंभ कर देती हैं। तो जब ये प्रारंभ के 4 स्थलीय ग्रहों की गैसें सौर पवनों के साथ आगे बढ़ती हैं और इस शीत रेखा के जोन निश्चित क्षेत्र को पहुंचती हैं और फिर उसका पारगम्य पार करती हैं, तो उन गैसों का जमना प्रारंभ हो जाता है और जमाव की स्थिति में वह बृहस्पति, शनि और वरुण पर जाकर जम जाती हैं। अर्थात
स्थलीय ग्रहों की संरचना और गैसीय ग्रहों की आंतरिक संरचना एक समान है और इसी आंतरिक संरचना के चारों ओर गैसों का आवरण है, जिसके परिणाम स्वरूप गैसीय ग्रहों का निर्माण होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, यदि हम उसका रिकैप करें तो हम जानेंगे कि सूर्य है, उसकी त्रिज्या 7 लाख किलोमीटर है, केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है, सतह का तापमान 5500 से 61 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की गैसीय संरचना में 72% हाइड्रोजन है, 26% हीलियम है, 2% अन्य गैसें हैं। और सूर्य को अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है और इस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश और ऊष्मा का उत्पादन एवं उत्सर्जन करता है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्थलीय ग्रह जिन्हें हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह अर्थात जो सूर्य के ताप से प्रभावित हैं, और गैसीय ग्रह अर्थात वह ग्रह जिनके चारों गैसों का आवरण है और वह सूर्य के ताप से प्रभावित नहीं हो पाते, इस कारण से उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। यदि हम इन ग्रहों की आकार की बात करें, ऊपर रेड कलर से जो मैंने दे रखे हैं, अगर आकार की बात करें तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, फिर शनि, अरुण और वरुण, अर्थात गैसीय ग्रहों का क्रम एक समान है। उसके पश्चात 5वें नंबर पर आती है पृथ्वी, 6ठे नंबर पर मंगल, 7वें नंबर पर शुक्र और 8वें नंबर पर बुध। यदि हम इनके उपग्रहों की बात करें तो 1 साल पहले तक तो बृहस्पति का सबसे अधिक उपग्रह थे, लेकिन अभी सबसे अधिक उपग्रह रखने वाला ग्रह शनि बन गया है और बृहस्पति के पास 63 उपग्रह हैं और शनि के पास इस समय ऑन एवरेज 82 उपग्रह माने जा रहे हैं। इस पर और उपग्रह होने की संभावना है, जिनके विषय में अनुसंधान शोध चल रहा है। अरुण के पास 27 उपग्रह हैं, वरुण के पास 14 उपग्रह हैं। अब इन उपग्रहों के आगे पीछे और विशेष प्रकार के खगोलीय विषय हमको मिलते हैं, जैसे कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के मध्य हमको एक पेटी मिलती है, बेल्ट, और इसमें रेत के कण से लेके विशालतम 1000 किलोमीटर के व्यास के बड़े बड़े खगोलीय पिंड, जिन्हें हम सामान्य भाषा में पत्थर कहते हैं, मिलते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। ठीक है, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। वैज्ञानिक शोध के अनुसार उनका मानना है कि क्षुद्र ग्रहों का निर्माण स्थलीय ग्रहों के निर्माण प्रक्रिया के उपरांत बचे हुए तत्वों से हुआ है और इनमें संपूर्ण रूप का एक संपूर्ण आकार का ग्रह बनने की सारी क्षमता पाई जाती है। चूँकि यह बृहस्पति और मंगल के मध्य के क्षेत्र में और बृहस्पति के द्वारा इन पर बहुत तीव्र मात्रा का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्षुद्र ग्रहों का या इन विखंडित स्थलों का आपस में संगठन नहीं हो पाता है और इस प्रकार से पूर्ण रूप से ग्रह ना बनकर मैटीरियल एक निश्चित क्षेत्र में बहता हुआ सूर्य की परिक्रमा करता है, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह हमको मिलेंगे आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह अर्थात स्थलीय ग्रह और गैसीय ग्रहों के मध्य में। हाँ, ये हमको शीत रेखा से पहले मिलेंगे। इसके बाद गैसीय ग्रहों के बाद हमको फिर एक पेटी मिलती है, जिसे हम बोलते हैं कुपियर पेटी या काइपर पेटी, और यहीं से धूमकेतु भी निकलते हैं। धूमकेतु क्या होते हैं? हमने आकाश में देखा होगा, टूटता हुआ तारा, जिसे हम सामान्य भाषा में टूटता हुआ तारा बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं धूमकेतु। इसका दूसरा नाम है पुच्छल तारा, पुच्छल तारा अर्थात टेल स्टार, या दूसरा नाम है सामान्य भाषा में टूटता तारा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्टार। संरचना में हमको क्या क्या मिलेगा? पुनः धूल अथवा रेत के कण, धातु तत्व, खनिज पदार्थ और इसके साथ ही इसके इसमें गैस भी मिलेंगी हमको, और उसके साथ ही इसके चारों ओर एक हिम का आवरण होता है और एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में यह सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसके कारण यह सूर्य के साथ अपसौर और उपसौर की स्थिति में आता है। जब धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते करते सूर्य के निकट आता है, तब इस पर जो जमी हुई हिम है, जो संगठित हिम है, वह ताप के प्रभाव के कारण पिघलना प्रारंभ होती है और ताप के प्रभाव के साथ ही धूमकेतुओं की जो गैसेस होती हैं वह ज्वलनशील हो जाती हैं।
तो हिम का पिघलना और गैसों के जलने के कारण धूमकेतु पर एक पीछे की ओर एक पूंछ सी दिखाई देती है, जलती हुई पूंछ। उस पूंछ का रंग अलग अलग हो सकता है, यह इस पर निर्भर करता है कि कौन सी गैस उस धूमकेतु में अधिक अनुपात में ज्वलनशील मात्रा में है या जल रही है। तो जब धूमकेतु सूर्य के निकट आता है तो वह सूर्य के ताप के प्रभाव के कारण उसमें जो गैसें वो जलना प्रारंभ हो जाती है, हिम पिघलती है। इसके पश्चात सूर्य के पास से पारगमन करते हुए जब धूमकेतु पुनः सूर्य से दूर जाता है तो जो भी हिम है वह उसमें पुनः जमने का प्रयास करती है और गैसों की ज्वलनशीलता धीरे धीरे कम होकर ठंडी हो जाती है। लेकिन जितनी भी हिम पिघली है उतनी समान मात्रा की हिम का संगठन धूमकेतु पर नहीं होता है और एक अवस्था ऐसी आती है कि ये हिम रहित हो जाता है। हिम रहित होने के कारण इसके द्रव्यमान में अंतर आता है, भार में अंतर आता है और यह अपनी कक्षा से भटक जाते हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर कुछ अनियमित कक्षा में, सूर्य को केंद्र मानकर अनियमित कक्षा में कुछ खगोलीय पिंड सौर मंडल में विचरण या गमन करते रहते हैं। मैंने इन्हें सूर्य के चारों ओर दिखाया। ये उल्का पिंड आपको यहाँ भी मिल सकता है और यहाँ भी मिल सकता है, लेकिन जो भी है सूर्य इनके केंद्र में रहते हैं। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है या टकराने की संभावना उसकी बन जाती है। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि इन उल्का पिंडों की उत्पत्ति धूमकेतुओं से ही हुई है। हाँ, लेकिन धूमकेतु के अपनी कोई निश्चित कक्षा या ऑर्बिट नहीं होता है। यह सूर्य को अपना केंद्र मानते हुए सौर मंडल में अनियमित कक्षा की गति या गमन करते रहते हैं। तो इस प्रकार हमने सौर मंडल में पढ़ा कि हमारे पास सूर्य है, 8 ग्रह हैं जिसमें से 4 स्थलीय ग्रह हैं और 4 गैसीय ग्रह हैं। स्थलीय और गैसीय ग्रहों के मध्य एक पेटी मिलती है जिसमें धूल के कण से लेकर 1000 किलोमीटर के व्यास तक के बड़े बड़े पिंड, खगोलीय पिंड मिलते हैं और इनको परिभाषित किया गया है क्षुद्र ग्रह के रूप में। सूर्य से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक क्षेत्र मिलता है जिसे हम शीत रेखा या फ्रॉस्ट लाइन कहते हैं, जिसके बाद गैसों का जमना प्रारंभ हो जाता है और इन गैसों के जमाव से गैसीय ग्रहों का निर्माण हुआ है। गैसीय ग्रहों के बाद हमको पुनः एक पेटी मिलती है जिसे हम कुपियर बेल्ट या काइपर पेटी कहते हैं और यहीं से धूमकेतु उत्पन्न होकर सूर्य के चारों परिक्रमा करते हैं। जब धूमकेतु के हिम का आवरण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और उसके संरचनात्मक संगठन में परिवर्तन आता है और वह अपनी कक्षा से भटक जाता है, तो माना गया है उसी से उल्का पिंड की उत्पत्ति हुई है। और विशेष रूप से उल्का पिंड का महत्व यह है कि इसे पृथ्वी का जनक कहा गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति में उल्का पिंड एक पिता का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें पृथ्वी का जनक कहा गया। यदि उल्का पिंड न होते तो संभवतः पृथ्वी या स्थलीय ग्रहों की उत्पत्ति नहीं हो पाती, क्योंकि उल्का पिंडों की संरचना में आपको मिलेंगे धातु तत्व, खनिज एवं धूल के कण। और जब यह उल्का पिंड आकर और इसी खनिज में आपको मुख्य रूप से मिला जल। उल्का पिंड आया, पृथ्वी से टकराया तो इसके अंदर के जो वाइट क्रिस्टल से चौकोर आकार के जिसमें पानी भरा हुआ था और वह नमक की दीवारों से घिरा हुआ था, वो आता है पृथ्वी से टकराता है, अपने धातु तत्व खनिज को वो पृथ्वी पर छोड़ता है टकराव के पश्चात, और जो उसमें बॉक्सेस थे नमक की दीवार के अंदर जिसमें पानी भरा हुआ था वह भी टूटता है और जल उनमें से बाहर आता है और नमक उसके अंदर समायोजित हो जाता है। इसलिए समुद्र के जल में नमक पाया जाता है। तो पृथ्वी पर जितने भी धातु, खनिज, धूल के कण, जल व अन्य प्रकार के खनिज तत्व हैं वह सारे के सारे उल्का पिंड के द्वारा ही पृथ्वी पर परिवहन किए गए हैं। तो यदि उल्का पिंड न होता तो संभवतः पृथ्वी या स्थलीय ग्रहों की संरचना आज जिस परिस्थिति वर्तमान में हम लोग हैं उसमें हमको नहीं मिलती। यह अपना सौर मंडल का विश्लेषण था। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्रश्न को लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए और इसके नोट्स को डाउनलोड करिए या कॉपी पेस्ट करिए।
यह एनसीईआरटी के फर्स्ट क्लास क्लास 6 कक्षा के प्रथम अध्याय का प्रथम भाग था और इसका दूसरा भाग इसके पश्चात ही आपको मिलने वाला है। उसको देखने और समझने का और अध्ययन करने के बाद ही आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।